हेलो बालकों और बालकियों, है ना, शायद सही बोला मैंने। बालक का स्त्री, बालिकाएं, ठीक है, जो भी है। कैसे हो? बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है आप लोगों की? आई होप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, कोई डाउट नहीं होगा। लाइफ कैसी है? बढ़िया, मस्त, ठीक है। तो बेटा हम लोग लास्ट राउंड पे क्या पढ़ रहे थे? हम लोग लास्ट राउंड पे हम लोग पढ़ रहे थे SN2 रिएक्शन। क्या पढ़ रहे थे बेटा? SN2 रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फुल फॉर्म यही हुआ ना उसका फुल फॉर्म यही हुआ ना? सर यही हुआ। पहले बताओ कैसे हो? बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है, परफेक्ट, अच्छे वे में आगे बढ़ रहे हो ना? मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, एक एक दिन करके टाइम बीतता जा रहा है बेटा। हमेशा याद रखना, हमेशा यही इसी बात को याद रखना कि एक एक दिन करके टाइम हमारा बीतता चला जा रहा है। तो मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए, मेहनत में कमी बेटा नहीं आनी चाहिए। और बताओ, और बताओ, कईयों का कुछ डाउट होंगे, कईयों के कुछ डाउट्स होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस वगैरह कहाँ से करूँ, क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं बेटा। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि आप कोई ऐसे बुक मत सॉल्व करने बैठ जाओ जिसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत अधिक हो, क्योंकि आपके पास उतने टाइम नहीं है, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप 1000-2000 क्वेश्चन करते चले जा रहे हो, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों हैं, ठीक। तो आप कोई ऐसे बुक सॉल्व करो जिसमें अच्छे क्वेश्चन हो, रेपिटेटिव क्वेश्चन कम हो, है ना, रेपिटेटिव क्वेश्चंस कम हो, और उसमें कुछ पैटर्न होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड भी क्वेश्चन होने चाहिए, है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी होने चाहिए, ठीक है, और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट वाले क्वेश्चन भी होने चाहिए। तो ये कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। मैं नाम तो नहीं लेने वाला किसी का, हाँ, हालांकि फिर भी मैं आपको फिर भी एक बात बोल देता हूँ कि MS चौहान और हिमांशु पांडे तो मैं आपको खुद ही सॉल्व करवाता हूँ, है ना, सॉल्व करवाऊँगा। आपके क्लास नोट्स में आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो MS चौहान या हिमांशु पांडे से होते हैं, और बहुत भयंकर भयंकर क्वेश्चन भी कराएंगे हम लोग आगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक बार बस खत्म तो होने दो, उसके बाद मैं 150 क्वेश्चन का सेट जो भेजूंगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग भी क्या याद रखोगे, तुरंत अच्छे से क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दिमाग को शांत रखो। पूरे बॉडी पे प्रेशर आ जाए चलेगा, यहाँ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रेशर आया, दिमाग पे अगर प्रेशर आया तो सब कुछ खत्म होते टाइम नहीं लगेगा। इस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, है ना, इस पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। हाँ प्रेशर आए ठीक है, काम करना है, मेहनत करनी है, सारी बातें अच्छी हैं, स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। और अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो करियर से बाहर हो, बोर्ड के लिए चले जाओ, एकदम से बोर्ड के लिए भाग जाओ, बोर्ड के लिए भाग जाओ। क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो और यहाँ पे क्लासेस ले रहे हो तो ना आप लास्ट के टाइम पे जेई के रहोगे, ना तो या फिर कहीं से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से, कहीं से आपने बैच ले रखा है, जेई मेन, जेई एडवांस, उस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हो, रिवीजन कर नहीं रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो, तो ना घर के रहोगे ना घाट के। क्यों? लास्ट के मोमेंट पे ऐसा होगा जब बोर्ड आपका आएंगे, आपके प्रैक्टिकल आएंगे, अरे हमें मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, पुराना वाला सब कुछ नया नया क्यों लग रहा है, सब कुछ नया नया नहीं लग रहा है बेटा। ये आपका काम चोरी का नतीजा है। काम चोरी जो बंदा करता है वो पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, किसी भी चीज़ से अगर आप चोरी कर रहे हो तो। सबसे बड़ी बात कि खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, जितना ऑनेस्ट हो खुद के साथ उतना अच्छी बात है ना, उतना सही है आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पहले खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। जिस दिन खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाओगे, दुनिया के साथ ऑनेस्ट ही हो फिर, है ना। खुद पता होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। खुद के साथ ऑनेस्ट हो तो कभी कुछ गलतियां नहीं करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे, गलत डिसीजन नहीं लेना, गलत डिसीजन नहीं लेना। एक गलत डिसीजन इंसान को बर्बाद कर सकता है। तो ये भी नहीं कि अकड़ में किए जा रहे हैं, अकड़ मुर्दों की पहचान होती है बेटा। तो झुक जाओ थोड़ा सा, समझो बात को, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं। और एक बात और पूछ लेता हूँ, मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक बना रहे हो कि नहीं? डेली की डेली अपनी गलतियाँ उसमें लिख रहे हो? एक कॉपी ऐसी रखो या डायरी या फिर जो भी है, जिसमें सबसे लास्ट में आज मुझे क्या क्या करना था, मैं क्या क्या कर पाया, क्या क्या नहीं कर पाया, और जो नहीं कर पाया वो किस वजह से नहीं कर पाया, क्या मैं आज का दिन परफेक्टली यूटिलाइज किया, क्या मेरा आज का दिन प्रोडक्टिव था, क्या मैं जितना प्रैक्टिस होता था उतना प्रैक्टिस हो पाया अपने अकॉर्डिंग। ये करना शुरू कर दो, आपके मन में एक रिग्रेट आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा कि यार मैं कर तो इतना सकता था, किया इतना ही बस, ये आपके मन में एक रिग्रेट आने लगेगा। दूसरी चीज़ क्या है बेटा? दूसरी चीज़ आपके साथ एक ये होनी चाहिए कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बेटा तो एक टाइमर लगा के, है ना। मैं ये नहीं करता कि फ़ोन लेके बैठो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ना, मैं आपको अगर क्वेश्चन भेजता भी हूँ तो 10-20 पेज का होगा मैक्स टू मैक्स,
10-20 पेज का एक PDF होगा, है ना, उसको प्रिंट आउट करवा लो, 2 रुपये 3 रुपये लगेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 रुपये लगेंगे प्रिंट। 1 मिनट रुकना, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हो बात को, कि हमेशा एक ऐसी नोटबुक अपने पास रखो जिसमें आप पहले अपना मिस्टेक लिखो। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो बच्चा, तो एक टाइमर लगा लो। उससे क्या होगा कि 1 घंटे के टाइमर में आपने सेट किया कि मेरे को 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, तो अरे मैं यहाँ से एक स्टेप पीछे रह गया। उसको कवर अप करने के लिए 10 मिनट का अलार्म आगे सेट करो और फिर वहाँ पे समझ में आया, तो इससे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। और मैं ये बात भी नहीं कहता कि फोन लेके बैठो, स्टॉप वॉच ले लो या फिर अलार्म वॉच ले लो, है कि नहीं। और हमेशा ये ट्राई करना कि जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे हो ना बेटा, उस टाइम पे जो क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूं मैक्सिमम 5-10 पेज का PDF होगा, 20 पेज का PDF होगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, उस प्रिंट आउट को सॉल्व करो। ऑलराइट, तो ठीक है, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। मेरा नाम है विपुल पांडे और आज की अमेजिंग सी क्लास को एकदम हम लोग बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। आज SN2 रिएक्शन को आगे करेंगे और ट्राई करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री को पढ़ लें, है ना। उसके बाद हम लोग SN2 रिएक्शन कंप्लीट कर लेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली 2 टॉपिक और बचेंगे, एक लिविंग ग्रुप और इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग मूव करेंगे एलिमिनेशन की तरफ और एलिमिनेशन खत्म करते हुए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो मैक्सिमम 7 से 8 दिन का चैप्टर और बचा हुआ है। पहला चैप्टर बेटा आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर आपने हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन अच्छे से पढ़ लिया है, तो जब आप अल्कोहल फिनॉल ईथर पे जाओगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पे जाओगे, तो आपको कई जगह पे ये देखने को मिलेगा, अच्छा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरिन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो अल्कोहल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और जो वहां का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो अब ऑर्गेनिक में मैक्सिमम रिएजेंट्स रिपीट होने लगेंगे, मैक्सिमम रिएक्शन भी रिपीट होती चली जाएगी और एकदम तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। अब बहुत कम नए नई चीजें पढ़ने को मिलेंगे। तो हाइड्रोकार्बन को भी बेटा आप लोग रिवाइज करते रहो, जितने लेक्चर मैंने दे रखे हैं उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत अधिक मैंने ज्ञान दे दिया। तो हम लोग लास्ट राउंड पे क्या पढ़ रहे थे बच्चा, हम लोग लास्ट राउंड पे पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, कौन सा, SN2 वाला। कौन सा, SN2 वाला। तो हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जब SN2 रिएक्शन हो रहा होता है तो एक टाइम ऐसा होता है, जैसे देखो ये हो गया H H H, है ना, ये हो गया X, ठीक, और यहां पे हमारा आगे कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होता था। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते थे बेटा, इस स्टेट को हम लोग कहते थे ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते थे इसको हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट बोलते थे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब ट्रांजिशन स्टेट के बारे में मैंने कुछ खास बातें आपको बताई थी कि देखने में तो लगता है पेंटावेलेंट, है ना, सिम्स टू बी पेंटावेलेंट। क्या बताया था मैंने, सिम्स टू बी पेंटावेलेंट। कैसा दिखता है ये, पेंटावेलेंट दिखता है। बट एक्चुअली पेंटावेलेंट होता है क्या सर, एक्चुअली पेंटावेलेंट नहीं होता। तो पेंटावेलेंट दिखता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 पार्शियल बॉन्ड, है ना, 2 पार्शियल बॉन्ड को जैसे हमको लगता है कि पेंटावेलेंट है, बट आपको पता है कि जब 2 पार्शियल बॉन्ड को आप लोग मिक्स कर दोगे तो एक कंप्लीट बॉन्ड बनकर तैयार होगा। इस वजह से ये पेंटावेलेंट नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया था, क्या था, sp2। ये क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या था बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर है, ये सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान देना कि जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन है ना, जो रेट ऑफ रिएक्शन है टुवर्ड्स SN2, किसके तरफ, SN2 की तरफ, वो क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के। SH को मैं लिख देता हूं, देखो SH का मतलब क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। में फिर से बोल रहा हूं, SH का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस। मतलब क्या, मतलब क्या कि अगर यहां पे बल्कि ग्रुप्स लगा दिए जाए, अगर हाइड्रोजन को हटा के हम लोग यहां पे बल्कि ग्रुप्स लगा दें, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि SN2 रिएक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। क्लियर मामला, क्लियर है ये बात सर, बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात और ध्यान देना बेटा, अब एक बात और ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ध्यान क्या देना है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सबसे अच्छा किसका होता है, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छा होता है हमारा CH3X का, यानी कि मिथाइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे अच्छा होता है। उसके बाद 1 डिग्री हैलाइड का, फिर 2 डिग्री हैलाइड का, फिर 3 डिग्री हैलाइड का। इसका मतलब SN2 जो है 3 डिग्री हैलाइड में सबसे कम होता है। सर क्यों, SN1 तो 3 डिग्री हैलाइड में सबसे अच्छा होता था,
सर यहाँ पे SN2 सबसे खराब क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीजन आपको पता है। क्या रीजन पता है? कि जो SN1 था उसमें कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता था, और कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जब होता था तो 3 डिग्री हैलाइड में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनते थे। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होते थे बहुत स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बेटा होते थे स्टेबल, ठीक बात है। तो अगर 3 डिग्री कार्बन स्टेबल होते थे तो SN1 रिएक्शन अच्छा होगा। लेकिन यहां पे क्या कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है? सर नहीं, SN2 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता। ये क्या होता है? वन स्टेप रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद सीधे प्रोडक्ट बन जाता है। SN2 रिएक्शन में बनता है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है? बनता SN2 रिएक्शन में क्या बनता है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। और जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चा, और जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है बच्चा, वहां पे हम लोगों को क्या देखना होता है? वहां पे हम लोग ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है कि अधिक है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसका मतलब SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस अधिक है तो SN2 नहीं हो पाएगा, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो SN2 आराम से हो जाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं मैं आपको बता रखा हूं, ठीक है। आगे देखो तो ये बात आपको याद रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे अच्छा होगा मिथाइल हैलाइड का, फिर 1 डिग्री हैलाइड का, फिर 2 डिग्री हैलाइड का, फिर 3 डिग्री हैलाइड का। इतनी बातें क्लियर हैं सर? इतनी बातें बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। रीजन क्या है? रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। लिख लो, एज डिग्री इंक्रीजेज, है ना, बल्कि ग्रुप नंबर also increases। समझ रहे बात को बेटा? यानी कि अगर डिग्री बढ़ती है बेटा तो उस केस में बल्कि ग्रुप का नंबर बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और अगर बल्कि ग्रुप का नंबर बढ़ता चला जाता है इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस also increases। समझ रहे बात? समझ रहे बात? यहाँ पे कोई डाउट? आई थिंक यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये क्यों है? क्यों? क्योंकि जैसे 3 डिग्री हैलाइड है तो यहाँ पे सबसे अधिक बल्कि ग्रुप्स होंगे। अगर इसके पास सबसे अधिक बल्कि ग्रुप होंगे तो यहाँ पे सबसे अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। अगर यहाँ पे सबसे अधिक स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बेटा तो ये रिएक्शन सबसे कम शो करेगा। किसके तरफ? SN2 की तरफ, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन, ठीक है। हैलोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इस पे ध्यान देते हैं हम लोग इस पे ध्यान देते हैं। अब आओ समझते हैं इसको, इसको समझते हैं। तुमसे अगर मैं कुछ चीजें पूछता हूं, यह है CF, यह है Cl, है ना, यह है CBr और यह है Ci, ठीक बात है। मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ, BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर कार्बन तो सब में सेम है, कार्बन तो सब में सेम है। मैं बोला हाँ, तो अगला पॉइंट क्या बोलोगे? उसके बाद बोलोगे कि सर जो फ्लोरीन है इसका सबसे कम साइज है, फ्लोरीन से अधिक क्लोरीन का साइज है, क्लोरीन से भी अधिक ब्रोमीन का साइज है, ब्रोमीन से भी अधिक आयोडीन का साइज है। मैं बोलूंगा इससे क्या कहना चाह रहे हो? तो आप बोलोगे कि सर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं इधर मूव कर रहा हूं कहीं ना कहीं हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है। मैं बोला हाँ बढ़ता जा रहा है। तो अगर हैलोजन का साइज बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता चला जाएगा। तो सबसे तगड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? CF का होगा, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा साइज F का है, सबसे छोटा साइज F का है, इसलिए सबसे अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा बेटा? CF का होगा, उसके बाद Cl का होगा, उसके बाद CBr का होगा। समझ गए? और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा? Ci का। क्यों? Ci में आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, इस वजह से उसका सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ है। इतनी बातें क्लियर हुई। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूं बेटा, आपसे मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूं बेटा कि अगर CF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छा है, CF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अच्छा है, तो क्या कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? क्या कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड तोड़ना आसान होगा? सर नहीं। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है और नए तरह से एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में बेसिकली बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है कि नहीं होता? देखो यहाँ पे C और X के बीच का बॉन्ड टूट रहा है ना, ये सर बिल्कुल टूट रहा है। तो अगर ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा,
नहीं टूट पाएगा। इसका मतलब ये अच्छा रिएक्शन शो करेगा, इसका मतलब क्या ये बढ़िया रिएक्शन शो करेगा? सर नहीं करेगा। क्यों? ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि हो क्या रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। समझ पा रहे हो बात को? सर समझ तो पा रहे हैं। तो मेरे को अब ये बताओ कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा है तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। अगर इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा तो ये रिएक्टिविटी सबसे कम शो करेगा। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन, वो क्या होगा बेटा? वो क्या होगा? हमारा CI सबसे तगड़ा रिएक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि CI का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, CI का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम। हाँ सर, तो इसको तोड़ना सबसे आसान। उसके बाद CBr, समझ में आया? उसके बाद CCl, उसके बाद CF। क्या इतने पॉइंट्स क्लियर है आपको? क्या आपको ये ऑर्डर क्लियर है? क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है? अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई है तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया बेटा? लिख लिया? लिख लिया? चलो आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं। इरेज करता हूं मैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या है बेटा? आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं रेट, रेट है ना, रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड SN2 में हम लोगों ने दो चीज देख लिया। एक स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से CH3 यानी कि मिथाइल हैलाइड सबसे अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है। दूसरा, CF सबसे कम क्यों करता है? क्योंकि CF के बीच का बॉन्ड डिस्टेंस सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं रेट क्या होता है। जो बेटा रेट होता है, जो रेट इक्वेशन होता है SN2 के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए जो हमारा रेट इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है K टाइम्स सबट्रेट। सबट्रेट में क्या है बेटा? सबट्रेट में हमारा क्या है? RX है। CH3 को मैंने मान लिया R, CH3 को मैंने क्या मान लिया? R। और न्यूक्लियोफाइल है ना, तो जो रेट होता है बेटा SN2 का वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, वो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। सर न्यूक्लियोफाइल क्यों आ गया? SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल नहीं था, SN1 में तो रेट में न्यूक्लियोफाइल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। यहां पे कैसे आ गया? यहां पे देखो, यहां पे देखो, सबट्रेट में न्यूक्लियोफाइल एक साथ ऐड हो रहा है, एक तरफ से हेलोजन निकल रहा है, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, एक तरफ से हेलोजन निकल रहा है। तो क्या आपको यह बात नहीं दिख रहा है कि जो ट्रांजिशन स्टेट है, देखो यहां इसके लिए RDS क्या होगा? RDS यही होगा हमारा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन। तो आपको क्या यह बात नहीं दिख रहा है कि जो सब ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट में कहीं ना कहीं दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। ट्रांजिशन स्टेट में कहीं ना कहीं हमारे पास दो मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट है। कौन सा? एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया हमारा RX और एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल। एक मॉलिक्यूल तो हमारा हो गया RX और दूसरा मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक बात है? ठीक बात है, यस सर बिल्कुल ठीक बात है। तो ट्रांजिशन स्टेट में हमें साफ दिख रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म को जो हम लोग करते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट में कहीं ना कहीं दो मॉलिक्यूल का एक साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। इस वजह से जो रेट इक्वेशन होता है वो क्या होता है? RX टाइम्स न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, अब मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन। देखो ये जो बॉक्स है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ RX। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ RX है ना। और इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। देखो जो बॉक्स है बेटा कहीं ना कहीं एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसको पढ़ा होगा। ये जो बॉक्स है वो एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक्टिव मास का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो यहां पे कंसंट्रेशन किसका? यहां पे कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल का। समझ में आया बात? हाँ। तो अगला पॉइंट देखो, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन है ना, ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल rate of reaction also increases।
समझ में आया बात? समझ में आया बात? यानी कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को सेम रखा, Rx के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं अब अगला पॉइंट लिखता हूं, इसका मतलब मैं ये पॉइंट सीधे लिख दूं शॉर्ट नोट्स की तरफ से। अगर मैं आपको शॉर्ट नोट्स लिखवाना चाहूं तो ये पॉइंट मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसके तरफ, SN2 की तरफ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ Rx एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यानी कि दोनों में से कोई भी एक चीज का अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे, दोनों में से किसी भी एक चीज का अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो बच्चा, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? क्या ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए? इनको जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। ठीक है, हो गया। अब चलो अगला पॉइंट लिखो साथ साथ अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट ये है, SN2 रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना? SN2 रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, हेंस ठीक है। अच्छा, इसको छोड़ो, हेंस मत लिखो। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with increase in concentration of nucleophile। ठीक है, क्या बोला मैं? आप लोग समझ पाए हो कि जो SN2 रिएक्शन होता है बेटा, वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये बात आप याद रखोगे। तुमसे अगर MCQ में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो SN2 रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, तो आप लोग बोलोगे सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मत बोलना, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। सीधे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है? आपके क्लास 12th में एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहां पर रेट निकालने सिखाया जाता है। क्या निकालने सिखाया जाता है बेटा? रेट। तो जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे आपको अच्छे से इस बात को बता दिया जाएगा कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। अभी के लिए बस आप इस पॉइंट को याद रख लो कि जो SN2 रिएक्शन होता है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट को लिख लो और मेमोराइज करके सबसे ऊपर हो जाओ। जल्दी करो। हो गया बेटा? हो गया। चलो मिटाता हूं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। अब यहां पे थोड़ा धीरे हो जाओ। अब यहां पे स्पीड को मैं कर रहा हूं अपने स्लो, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। अब यहां पे मैं स्पीड को थोड़ा स्लो कर रहा हूं, है ना? पहले सारी चीजों को मैं इरेज कर दूं, इन सारी चीजों को मैं इरेज कर दूं। ठीक है, ठीक है सर। जैसे जैसे बेटा मैं समझा रहा हूं वैसे वैसे समझना। अगर आपने चीजों को अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। पहले देखो क्या था स्ट्रक्चर हमारा ट्रांजिशन स्टेट का, यही था। ट्रांजिशन स्टेट का जो हमारा स्ट्रक्चर था कुछ यही था, H H H, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा था, किसका? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, इसको हम लोग कहते हैं BB, बॉन्ड ब्रेकिंग। और यहाँ पे कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड बन रहा था, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? BF। क्या कहते हैं? BF, बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और ये हमारा क्या था बेटा? ट्रांजिशन स्टेट था। क्या था हमारा? ट्रांजिशन स्टेट था।
ठीक। अब चलो, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो ट्रांजिशन स्टेट था SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हम लोगों ने बोला था कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। मैं पूछा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्यों है बेटा? तो बच्चे ने क्या बताया कि सर देखो पार्शियल बॉन्ड दो है यहाँ पे। मैं बोला हाँ, और बच्चे ने बोला कि सर जो पार्शियल बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, पार्शियल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने में काउंट नहीं करते। मैं बोला अच्छी बात है। तो मैं उसके बाद बच्चे ने बोला सर देखो 3 तो सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 2 पार्शियल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड को काउंट करना नहीं है, काउंट किसको करना है? केवल सिग्मा बॉन्ड को। तो 3 सिग्मा बॉन्ड की वजह से जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 ही होगा। इतनी बातें क्लियर हैं सर? बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब आओ आगे देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2 है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि s का एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल, s के एक ऑर्बिटल p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब क्या? अगर मैं देखो तुमसे बोल दूं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब क्या? s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए हुए हैं। अगर मैं बोल दूं sp, इसका मतलब क्या है बेटा कि s का भी एक ऑर्बिटल p का भी एक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए हुए हैं। ठीक है हाँ सर। अगर मैं तुमसे बोल दूं हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसका मतलब क्या सर? s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d का एक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हुए हैं। इसका मतलब आप ये समझ पाए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है? अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो इसको लिख लो यहीं पे, क्या कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका मतलब क्या कि s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल आपस में किए इंटरमिक्स, आपस में किए गुलू गुलू और बना दिए हुलू हुलू, नहीं और बना दिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो आई होप कि जो चीज बताना चाह रहा था इतनी बातों को भी आप समझ गए। अब देखो करते हैं, अब आगे काम करते हैं। अब देखो बेटा ट्रांजिशन स्टेट जो है हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है? sp2। ट्रांजिशन स्टेट हमारा sp2 है। तो सबसे पहले बनाओ इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाते हैं। s का एक ऑर्बिटल है, ये हो गया s का। और p के कितने ऑर्बिटल होते हैं? p के पास होते हैं सर 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा p के पास? बोलोगे आप p के पास तो सर होते हैं 3 ऑर्बिटल। मैं पूछूंगा कौन कौन से, तो आप बोलोगे सर एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। इतनी बातें क्लियर है क्या? एकदम ध्यान से समझते रहो। अब हाइब्रिडाइजेशन sp2 का मतलब क्या कि p के 2 ऑर्बिटल और s का एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए। तो मैंने मान लिया कि px और py ने आपस में, px, py और s ने इन तीनों ऑर्बिटल ने आपस में किया ओवरलैप। px, py और s, इन तीनों ऑर्बिटल ने मैंने किया आपस में किया ओवरलैप और बनाया sp2 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, है ना। इन तीनों ऑर्बिटल ने आपस में किया इंटरमिक्स और बनाया, और क्या बनाया? एक नया sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। ठीक है, तो कर लो भैया इंटरमिक्स। जब ये बेटा आपस में इंटरमिक्स किए, जब ये सभी आपस में इंटरमिक्स किए तो क्या बना दिए? sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। इन्होंने आपस में इंटरमिक्स करके बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा था? sp2 हाइब्रिडाइज। क्यों sp2 क्यों था? कि 2 p थे और एक s था। तो चलो भाई, ये हो गया 3 ऑर्बिटल बन गए सर, बिल्कुल बन गए। ये भी क्या हो गया? sp2, और ये भी क्या हो गया? sp2, और ये भी क्या हो गया? sp2। क्या ये तीनों बातें क्लियर है आपको? ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। कैसे बना? s का एक, p के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में किए ओवरलैप, आपस में किए इंटरमिक्सिंग, आपस में किए हाइब्रिडाइजेशन और क्या बना दिए? sp2। ठीक है, अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 बन गया। हाँ सर, बच क्या गया? तो बच्चे बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पे p के तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर लिए, लेकिन ये जो pz था इसने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। नॉट पार्टिसिपेट
इन इंटरमिक्सिंग। समझ गए बात को? समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए। तो अगर बेटा ये इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो प्योर पीजेड ऑर्बिटल लेफ्ट एज इट इज। अगर ये इंटरमिक्सिंग में बेटा पार्टिसिपेट किया ही नहीं, अगर ये इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किया ही नहीं तो ये एज इट इज बचा रह गया, ये एज इट इज बचा रह गया। इसमें कोई समस्या? आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले आप इसको एक बार लिख लो, फिर मैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज करवाता हूं। जल्दी से लिखना बेटा, क्योंकि टाइम तो नहीं है अपने पास। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखो, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है ना। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। हो गया? हो गया। चलो मैं रिवाइज कर रहा हूं, चलो और रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले जब हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन कराया SN2 का, तो हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट को ऑब्जर्व किया। हम लोगों ने किसको ऑब्जर्व किया? ट्रांजिशन स्टेट को ऑब्जर्व किया। तो जब हम लोगों ने ट्रांजिशन स्टेट को बेटा ऑब्जर्व किया तो हमें देखने को क्या मिला? हमें देखने को यह मिला कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन कितना है बेटा? sp2। मैंने पूछा क्यों है sp2? मैंने पूछा sp2 क्यों है? तो बच्चा बोला कि सर देखो, जो कार्बन है ट्रांजिशन स्टेट में उसके पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड है और 2 पार्शियल बॉन्ड है, और पार्शियल बॉन्ड को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी काउंट नहीं करते। मैं पूछा क्यों नहीं करते? बच्चा बोलेगा आपने बताया इसलिए नहीं करते। मैं बोला बहुत अच्छी बात है नहीं करते तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, है ना। तो मैं बोला कि अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज किए, केमिकल बॉन्डिंग को रिकॉल किए, और वहां पर हमें क्या समझ में आया कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल आपस में किए इंटरमिक्स, और नया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना दिए, जिसको हम लोग कहते हैं sp2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, sp2 का मतलब क्या है कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो क्या होगा? sp2। ठीक है। sp3 का मतलब क्या है? s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे? sp3। समझ गए बात को? sp का मतलब s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, sp। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन को जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, समझ गए? ठीक। अब आगे देखो, तो जब यहाँ पे sp2 में s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, कौन सा बनाया हाइब्रिड ऑर्बिटल? sp2। s का एक ऑर्बिटल, p के 2 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए और नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, कौन सा बेटा? sp2, है ना। क्योंकि अब देखो एक बात और याद रखना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, देखो यार, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, समझ पा रहे बात को? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं उतने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो मैं उस पॉइंट को भी लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है आपको बच्चा? क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे बनके तैयार हो जाएंगे? तो क्योंकि यहां पे 1 2 3
तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए थे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके तैयार हो गए, और तीनों कौन से होंगे? sp2 वाले होंगे। कौन से वाले होंगे? sp2 वाले होंगे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं सर? बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक हमारे पास pz एटॉमिक ऑर्बिटल था, हमारे पास एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल था, उसने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो क्योंकि उसने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इस वजह से pz एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल प्योर बचा रह गया। pz एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल प्योर बचा रह गया। अगर pz एटॉमिक ऑर्बिटल बिल्कुल प्योर बचा रह गया तो उसको हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं, एज इट इज छोड़ देंगे, और हम लोग कुछ नया चीज समझने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को लिखो, पहले इस बात को लिखो, फिर मैं चीजों को इरेज करता हूं, नया डायग्राम बनाता हूं और आगे की तरफ मूव करते हैं। जल्दी करो। हो गया? हो गया बेटा? टाइम नहीं है ना, मैं आज थोड़ा जल्दी भी रेस्ट करूंगी क्योंकि टाइम नहीं है। अब मैं स्पीड को थोड़ा बढ़ाऊंगा, है ना? आओ आओ। अब इसको हम लोग बेटा और ग्राउंड लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम लोग और ग्राउंड लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को देख रहे हैं, वहां पे हमें तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? तीन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। अब इन सिग्मा बॉन्ड को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इन सिग्मा बॉन्ड को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सिग्मा बने कैसे, ये सिग्मा बने कैसे। आओ, sp2 था, हाँ सर sp2 था। sp2 में क्या हुआ था बेटा? sp2 में यह हुआ था कि sp2 में तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए थे। एक s का, एक s का, दो p का। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तीन एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए थे, एक तो s का और दो एटॉमिक ऑर्बिटल p के। ठीक है, तो जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनके तैयार हुआ था वो था sp2। ठीक है, यस सर। तो यहां पे बताओ, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने बना दिए, ठीक है, यस सर, बिल्कुल ठीक है। ये भी क्या हो गया हमारा? sp2। ये भी क्या हो गया हमारा? sp2। और ये भी क्या हो गया हमारा? sp2। क्लियर है मामला? सर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन pz एज इट इज वैकेंट बच गया था। pz जो था, जो हमारे पास pz था, वो वैकेंट बच गया था। वो क्या था? वैकेंट बच गया था। समझ गए बात को? सर बिल्कुल समझ गए बात को। अब देखो ध्यान दो, अब देखो बात को ध्यान दो। इस sp2 को मैं ऊपर लिख देता हूं, है ना? इस sp2 को मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा सा। ये रहा मेरा sp2। देखो एक बार मैं एक चीज और बता देता हूं, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं आता, इसके बारे में एक डिफरेंशियल बता देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें यह बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करके नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगला चीज, हाइब्रिडाइजेशन ये कहता है कि जनरली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं बेटा, जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ, अब एक बात और ध्यान देना कि जो p ऑर्बिटल होता है वो इस शेप का होता है। ये क्या है? प्योर p ऑर्बिटल। ये क्या हो गया हमारा? प्योर p ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया हमारा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या हो गया हमारा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। इतनी बातें क्लियर है आपको? आई होप कितनी बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो अब मेरे को बताओ बेटा, ये sp2 है ना, ये तीन sp2 है ना। अब देखो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में हमें क्या दिख रहा है? सर तीन तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं।
3 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं। और आपने अभी एक बात बताया कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो जनरली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, वो ज्यादातर केस में क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इक्का दुक्का केस में बस पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो यानी मैक्सिमम केस में क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ ये जो हाइड्रोजन है वो किस ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग किया होगा? तो बच्चा तुरंत खड़ा होकर बोलेगा कि सर अभी आपने बताया कि जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब जो हाइड्रोजन है इसने अपनी बॉन्डिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कर रखी है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, इसने अपनी बॉन्डिंग किसके साथ कर रखी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ये भी H, ये भी H, यानी कि तीनों H जो है ट्रांजिशन स्टेट के, कार्बन का जो ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, इसमें जो प्रेजेंट तीनों H हैं वो कहां अटैच्ड हैं, वो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल से अटैच्ड। वो ओवरलैपिंग कहां किए हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग किए हैं। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको एक स्टेप और अच्छे से बनाना चाहे हम लोग, तो अब अगर हम लोग इसको एक स्टेप और अच्छे से बनाना चाहे, देखो अब यहाँ पे बेसिक्स के अच्छी सी रिक्वायरमेंट है। जिन बंदों ने मक्कारी करी है क्लास 11th में, अब उनके दिमाग के सर्किट डाउन हो रहे होंगे। हालांकि मैं अपने एंड से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि वो सारी चीजों को समझ जाए, बट दिमाग का सर्किट जो है अब डाउन हो रहा होगा। ठीक, अब इस ट्रांजिशन स्टेट को ऑर्बिटल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रांजिशन स्टेट होता है इसको ऑर्बिटल फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। आओ सबसे पहले एक काम करता हूं कि तुमसे मैं पूछता हूं, जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? तो बच्चा बोलेगा कि सर इसका एटॉमिक नंबर तो 1 है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो बच्चा क्या बोलेगा, 1s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, 1s1। ठीक है, ठीक है, ये बात भी सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आओ, यानी कि हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो हमारा हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ s ऑर्बिटल है, ओनली हैव s ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये हो गया C, ये हो गया C। मैंने क्या बताया, कार्बन पहले क्या किया, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने से पहले कार्बन ने किया हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में क्या बनाया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पे क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, किसके, sp2 के। चलो कर दो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको थोड़ा सा मैं नीचे बनाता हूं ना, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और बचा क्या, ये क्या है, ये बच क्या गया, प्योर p ऑर्बिटल। ये क्या है, pz। क्या है, pz ने इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था ना सर, नहीं किया था, तो ये क्या था, pz। ठीक ठीक, ये सर। अब ये जो बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इससे हमारे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ने अपनी ओवरलैपिंग इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से कर रखी है। जो हाइड्रोजन है उसने अपनी ओवरलैपिंग इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से कर रखी है। ये जो हाइड्रोजन है बच्चा, इसने अपनी ओवरलैपिंग इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से कर रखी है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। इसका हाइब्रिडाइजेशन में भी sp2 है कि नहीं? क्यों सर, ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स किए, ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स किए, क्या बना दिए, sp2। क्या बना लिए, sp2। और हाइड्रोजन गया अपने s को लेके sp2 के साथ इंटरमिक्स कर लिया। तो क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। क्या ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चा, क्या ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बच्चा, इसका जनरल स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? ऑर्बिटल के फॉर्म में, ऑर्बिटल के फॉर्म में जो इसका स्ट्रक्चर है, क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको यह समझ में आया? आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा ट्राई करना, वीडियो को आगे पीछे करना, बार बार मेरी बातों को सुनने की कोशिश करना, और आज स्पीड को 1.25 से ऊपर मत बढ़ाना, स्पीड को 1.25x से ऊपर मत बढ़ाना। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो, आगे देखो। अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है सर, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, सॉरी, यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या, मैं पूछता हूं कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन
ये दोनों जो पार्शियल बॉन्ड हैं इनका फिनोमिना कहां चल रहा होगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर अच्छा अब क्लियर हो रहा है। मैं पूछा क्या क्लियर हो रहा है? तो बच्चा बोलेगा कि सर जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वो यहां की वजह से हुआ, इन तीनों ऑर्बिटल की वजह से हुआ। जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो इन तीनों ऑर्बिटल की वजह से हो रहा है। मैं बोला हाँ हो रहा है। तो बच्चा बोला इसका मतलब सर जो बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो हमारे प्योर पी ऑर्बिटल में चल रहा है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस कहां चल रहा है? प्योर पी ऑर्बिटल में चल रहा है, यानी कि पीजेड ऑर्बिटल में चल रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्स, और यहां पे हमारा क्या ऐड हो रहा है बेटा? यहां पे हमारा क्या ऐड हो रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल, है ना, यानी कि पार्शियल ओवरलैपिंग का प्रोसेस कहां पे हो रहा है? पार्शियल ओवरलैपिंग का प्रोसेस हो रहा है। पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ लिविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल टेक प्लेस इन द प्योर पीजेड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। समझ में आया बात? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? क्या आपको यह बात समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जो पार्शियल ओवरलैपिंग का प्रोसेस है, जो पार्शियल ओवरलैपिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट में देखो यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पार्शियल ओवरलैपिंग है। सर पार्शियल ओवरलैपिंग का मतलब क्या? पार्शियल बॉन्ड। जो पार्शियल बॉन्ड का प्रोसेस है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बीच में, वो कहां हो रहा है? वो प्योर पी ऑर्बिटल में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? प्योर पी ऑर्बिटल में हो रहा है। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट नीट या फिर मेंस वगैरह में एमसीक्यू फॉर्म में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों ने देखा एक चीज, इस बार का जो पेपर हम लोगों ने देखा 2025 का, तो उसमें हमें क्या देखने को मिला था कि नीट जो है, सॉरी 2026 का, माफ करना, जो हमारे मेंस हैं कई सीट में उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे बहुत अधिक, मतलब जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे अधिक फोकस डाल दिया था। तो यहां पे प्रॉपर इतने ही कॉन्सेप्ट हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सब मैंने आपको बता दिया यहां पे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहा है बच्चा, वो ट्रांजिशन स्टेट में पार्शियल बॉन्ड का प्रोसेस किस ऑर्बिटल में हो रहा है? तो प्योर पीजेड ऑर्बिटल में हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड है वो कहां है? तो वो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में। तो इस तरह से आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये भी बता दो, ये भी बता दो। तो इसको एकदम बेसिक से ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों ने समझ लिया। इसको हम लोगों ने बेसिक से ग्राउंड लेवल पे जाके हम लोगों ने समझ लिया, एकदम बेसिक। ये हो गया हमारा ट्रांजिशन स्टेट, है ना। बिल्कुल ऊपर वाले को मैंने ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से बना दिया, ठीक। तो आप लोग पहले इसको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे लिखना शुरू करते हैं। जल्दी करो बेटा। एक मिनट रुक देना बेटा, बस यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग का सब प्रॉब्लम हो गया। मेरे को देखना यार, आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें लिख तो रखी होंगी। हाँ अभी क्लियर है, कुछ ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। सॉरी बेटा मैंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। हालांकि मैं अपने तरफ से ट्राई कर दूंगा वीडियो को एडिट करते टाइम कि सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई आपको पढ़ पाओ, है ना, ठीक है। अरे यार तू मत कर, ठीक है। अब आओ बेटा आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वहां के कॉन्सेप्ट को आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। अब आओ आगे देखते हैं बेटा, जो भी डाउट होगा पूछना जरूर,
जो भी डाउट होगा पूछना जरूर, कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। जो भी डाउट होगा प्लीज कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर मेरे को लगेगा कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, यहां से प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, तो मैं एक नया सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पूछना जरूर, पूछना जरूर, ठीक है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चल रहा है ना। अब आओ, तो हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, हम लोगों ने अगर इसका एक, अब हम लोग कि जब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे थे तो बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया ट्रांजिशन स्टेट का। तो वहां पे क्या दिखा कि सर ये जो पीजेड ऑर्बिटल है, ये जो पीजेड ऑर्बिटल है प्योर वाला, इसमें न्यूक्लियोफाइल का ओवरलैपिंग हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके ओवरलैप हो रहा है और हेलोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो आओ आगे देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है। यही पॉइंट लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप पार्शियली ओवरलैप विद द टू लोब्स ऑफ प्योर पी ऑर्बिटल। तो तुमसे यही बंदा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है उसका ओवरलैपिंग कहां होता है, तो आप लोगों को क्या बताना है, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप का जो ओवरलैपिंग है वो प्योर पी ऑर्बिटल्स में होता है, वो प्योर पी ऑर्बिटल्स में होता है। कैसा होता है, पार्शियल होता है। कैसा ओवरलैपिंग होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप जो है इनका पार्शियल ओवरलैपिंग होता है कहां पे, प्योर पी ऑर्बिटल में। कहां पे होता है बेटा, प्योर पी ऑर्बिटल में। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? सिर्फ इतनी बातें तो क्लियर हैं, इतनी बातें तो क्लियर है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और याद रखना कि जो इनका ओवरलैपिंग का ऑर्डर होता है बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि दोनों अपोजिट, यानी कि दोनों वो अपोजिट लोब्स में ओवरलैप हुए होते हैं, ठीक है। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, ये पॉइंट को कर लो स्टार मार्क, ये पॉइंट को कर लो स्टार मार्क्स। यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है, यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू क्या बन सकता है, पहले पॉइंट पढ़ लो। न्यूक्लियोफाइल मस्ट बी अटैक फ्रॉम दी अपोजिट साइड टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। क्या बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल जो है बेटा SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, या अपोजिट साइड से ही अटैक करेगा। मैंने पूछा क्यों अटैक करेगा, मैंने पूछा अपोजिट साइड से ही क्यों अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के। लिविंग ग्रुप क्या है, पहली बात तो लिविंग ग्रुप क्या है। बेसिकली जब हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस कार्बन से अटैच हो चुका होगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैच हो चुका होगा, और जो हमारा X नेगेटिव आयन है, जो हमारा X है वो पूरी तरह से इसको लीव कर चुका होगा कि डेल्टा नेगेटिव, ये भी क्या हो गया, डेल्टा नेगेटिव। ये जो X है पूरी तरह से यहां से निकल चुका होगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके जुड़ चुका होगा। समझ गए बात को सर, बिल्कुल समझ गए बात को। तो बेटा निकला क्या, निकल के क्या चला गया, जो छोड़ के कौन चला गया, X नेगेटिव। तो जो छोड़ के चला जाता है उसको कहते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप। क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप को मैं शॉर्ट फॉर्म में LG लिख देता हूं, लिविंग ग्रुप को मैं शॉर्ट फॉर्म में LG लिख देता हूं। तो जो बंदा छोड़ के चला जाता है उसको क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप, ठीक है। आगे देखो, तो क्या लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल मस्ट अटैक फ्रॉम दी अपोजिट साइड टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप। यानी कि अगर लिविंग ग्रुप इस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन से जाकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन से जाकर अटैक करेगा। सर क्यों? दो रीजन है। पहला रीजन क्या कि अगर न्यूक्लियोफाइल इस डायरेक्शन से आता है अटैक करने, इस कार्बन पर अटैक करने, तो ये हेलोजन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्सन बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हेलोजन के पास बेटा क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस न्यूक्लियोफाइल के भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक बात और पढ़ रखी है कि लोन पेयर रिपल्सन बहुत ही तगड़ा होता है। तो रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, क्योंकि रिपल्सन अगर हुआ तो पूरा रिएक्शन ही अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। अगर रिपल्सन बढ़ गया तो पूरा रिएक्शन अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन नहीं होना चाहिए बेटा। जितना अधिक रिपल्सन उतना अधिक एनर्जी, और जितना अधिक एनर्जी उतना अधिक अनस्टेबिलिटी। समझ गए बात को। तो अगर यहां पे इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, तो पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो पहला रीजन तो ये है कि रिएक्शन अनस्टेबल हो रहा है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है बेटा, बैक साइड से अटैक करता है, या फिर अपोजिट साइड से अटैक करता है लिविंग ग्रुप के। ये बात क्लियर हुआ सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देखो, अगला पहला रीजन तो ये समझ गए कि रिपल्सन जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए बैक साइड से अटैक करता है। ठीक, आओ दूसरा रीजन समझो। ओरिएंटेशन ऑफ अटैक प्रोड्यूसेस मैक्सिमम एंट्रोपी एंड इट स्टेबलाइजेज द ट्रांजिशन स्टेट। क्या मतलब, कह रहा है
कह रहा है कि अगर बैक साइड से अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है, तो जो इस बैक साइड अटैक है, जो ये ओरिएंटेशन है बैक साइड अटैक वाला, जो बैक साइड अटैक वाला ओरिएंटेशन है, वो क्या करता है बेटा, मैक्सिमम एंट्रोपी प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, मैक्सिमम एंट्रोपी प्रोड्यूस करता है। और जो मैक्सिमम एंट्रोपी प्रोड्यूस हो रहा है वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करता है, वो इस ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। और अगर ट्रांजिशन स्टेट बेटा स्टेबल हो रहा है तो रिएक्शन फास्ट मूव करेगा, रिएक्शन फास्ट मूव करेगा। आओ इसको समझते हैं, आओ इसको समझते हैं। रिएक्शन क्या है बेटा, यही रिएक्शन है कि हमारा CH3X है, OH ग्रुप जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके मान लो यहाँ पे अटैक कर रहा है। मान लिया मैंने जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास वो OH है, OH आके इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, दोनों साथ साथ काम हो रहे हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, यही था SN2 रिएक्शन में। मान लिया ये SN2 रिएक्शन है। अब आओ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं, आओ थर्मोडायनेमिक्स पे चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता होगा डेल्टा जी का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा जी का फार्मूला होता है डेल्टा H माइनस टी टाइम्स डेल्टा एस, डेल्टा H माइनस टी टाइम डेल्टा एस। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा, अगर यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी तो डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी, डेल्टा जी की वैल्यू कम होगी, ये सर बिल्कुल कम होगी। और आपको ये बात पता है, आपको ये बात अच्छे से पता है कि डेल्टा जी जो है, डेल्टा जी जो है जितना अधिक कम होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी अधिक कम होगी डेल्टा जी की वैल्यू, रिएक्शन उतना फास्ट मूव करेगा, फिर उतना अच्छा रिएक्शन होगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि डेल्टा जी बेटा जितना कम होगा उतना अधिक स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उतना अधिक रिएक्शन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर रिएक्शन की या फिर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, रिएक्शन या फिर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी अगर बढ़ रही है बेटा, तो उस केस में रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा, उस केस में रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको, क्या इतनी बातें क्लियर है? फिर से समझाता हूं कि क्योंकि अगर बैक साइड से अटैक करता है, अगर अटैक बैक साइड से होते हैं तो उस केस में एंट्रोपी बढ़ जाती है, उस केस में एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब क्योंकि एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू भी कम हो जाती है, एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू कम हो जाती है। अब जब डेल्टा जी की वैल्यू बेटा कम हो गई, अब जब डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, इसका मतलब रिएक्शन स्टेबल मोड में चला गया, रिएक्शन स्टेबल मोड में चला गया, पहला चीज। दूसरा चीज, ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल मोड में चला गया, ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल मोड में चला गया। तो अगर रिएक्शन भी स्टेबल मोड में है, ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल मोड में है, यानी कि स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ गई, स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ गई। यस सर, अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी अच्छा होने लगेगा, मतलब रिएक्शन भी मस्त तरीके से होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से हमेशा बैक साइड अटैक फॉलो करता है। तो आपसे अगर कोई बंदा ये क्वेश्चन पूछ दे, अगर बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाए, अगर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो उनका दिमाग खराब हो गया किसी दिन, आप लोग तो देखिए जाओ फिजिक्स के पेपर को कभी भी हार्ड कर देते हैं, उनका मन कर दिया कि इस बार केमिस्ट्री को ही हार्ड करना है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक क्यों करता है? तो आपको रीजन पता है। पहला रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस साथ साथ होता है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से अटैक करेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो टूटा नहीं होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो टूटा होगा नहीं। यस सर, तो अगर हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का बीच का बॉन्ड टूटा नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड अगर टूटा नहीं है, तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा फ्रंट साइड से, तो हाइड्रोजन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगी। अगर रिपल्सन बढ़ गई तो मॉलिक्यूल और रिएक्शन अनस्टेबल हो जाएगा। अगर रिएक्शन बेटा हो गया अनस्टेबल, अगर रिएक्शन हो गया हमारा अनस्टेबल, उस केस में रिएक्शन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, उस केस में रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन कि जब बैक साइड अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड अटैक करता है, उस केस में एंट्रोपी बढ़ जाती है। एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से, एंट्रोपी के बढ़ने की वजह से डेल्टा जी की वैल्यू कम होती है, डेल्टा जी की वैल्यू कम हो जाती है। अब जब डेल्टा जी की वैल्यू कम हो जाती है तो हमको पता है कि जितना कम डेल्टा जी उतना फास्टर रिएक्शन या फिर उतना अच्छा रिएक्शन, ठीक है, और उतनी अच्छी स्टेबिलिटी। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे, सारे पॉइंट्स को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। 1 घंटे का पार्ट और बचा है आपकी बाय SN2 रिएक्शन में। SN2 रिएक्शन में बेटा 1 घंटे का पार्ट और बचा है, तो आज 10-11 बजे तक आपको एक लेक्चर और मिलेगा। 10-11 बजे तक आपको हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एक लेक्चर और मिलेगा, तो उसको भी आपको जरूर कवर करना है। आई होप कि इतनी सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई। अभी के लिए सर बस क्यों कर रहे हो, अभी के लिए रुक क्यों रहे हो? 2 काम है, कुछ अपना पर्सनल भी वर्क है, दूसरा मैं चाहता हूं कि इतनी सारी बातों को आप तुरंत के तुरंत रिवाइज कर लो, छोड़ो मत कल के लिए। आज मैंने इतना पढ़ाया है, अभी की अभी इन सारी बातों को रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं।
और बहुत कम जगह पे इतने डिटेल में आपको बताया जाता है चीजों को, बहुत कम जगह पे इतने डिटेल में आपको चीजों को बताया जाता है। तो मैंने आपको बताया है अगर तो कुछ सोच समझ के बताया ताकि आपको रटना ना पड़े, प्रॉपर चीजों की फील आ जाए, प्रॉपर चीजों की फील आ जाए। मैंने अपने तरफ से पूरा ट्राई किया है कि आपको मैं कितना रिलेट करा सकता हूं पीछे से, जितना मैं आपको पीछे से रिलेट करा सकता था उतना मैंने आपको रिलेट कराया। तो आपको अच्छे से अभी की अभी तुरंत ही इसको रिवाइज करना है, पूरा प्रॉपर तरीके से बढ़िया तरीके से रिवाइज करो और उसके बाद क्या कर लो, उसके बाद क्या कर लो, रिवाइज कर लो। फिर 10 बजे से पहले एक क्लास और आ जाएगी, उसको भी आज कंप्लीट करके खाली करो, ठीक है। तो आई होप कि आप सबने आज की क्लास एंजॉय की होगी, बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी, पूरा मन और पूरा फोकस यहां पे दिया होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।